मायावती जी का कड़ी संघर्ष, 20 साल तक दी अग्नि परीक्षा, फिर जाकर वह टेस्ट में पास हुई। मान्यवर कांशीराम साहब ने उन्हें बनाया उत्तराधिकारी। आखिर 20 साल क्यों लग गया उत्तराधिकारी बनाने में मायावती जी को कांशीराम द्वारा? सोचिएगा, मैं बताऊंगा। 1977 से लेकर के 2001 तक इतनी लंबी समय कैसे लग गया? क्या मान्यवर कांशीराम साहब के आसपास और कोई उत्तराधिकारी नहीं था? और चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए, उनके जो समर्थक है वह कि बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर रावण के हवाले कर देना चाहिए। अब मैं बताऊंगा इस दोनों मामला में अंतर क्या है, आखिर चंद्रशेखर रावण के समर्थक क्यों चाहते हैं और मायावती जी के 20 साल का कैरियर कैसे 1 साल का 2 साल की तुलना किया जाएगा, इस पर बताऊंगा आप लोगों से। सारी बातें बताऊं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए खबर विस्तार से बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश के राजनीति एक ऐसी थी जिसे किसी का भांपना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब से निकले और महाराष्ट्र में गए। जो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बनाई हुई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी था, और आज भी है पार्टियां, लेकिन कई टुकड़ों में बट गया है रिपब्लिकन पार्टी। वहां पर जाने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरी तरह से उनका निरीक्षण किया, जानकारी ली, तो पता चला कि मान्यवर कांशीराम साहब इसमें काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह अब बहुजन विचारधारा ही नहीं रह गया है रिपब्लिकन पार्टी में, और उसमें मान्यवर कांशीराम साहब का विचार जो था किसी भी तरह से सूट नहीं कर रहा था। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने लंबा तय किया सफर उत्तर प्रदेश में आ करके उन्होंने अपना राजनीतिक जो है कि संगठन बनाना शुरू कर दिया, जैसे वामसेप, DS4 और बहुजन समाज पार्टी। 1977 के दौर में एक युवती जो आती है जिसका नाम है मायावती जी, अपने बोलने के अंदाज से जाने जाती थी। उस दौरान जनता पार्टी करके एक पार्टी थी जिसमें वह इनवाइट की गई थी मंच द्वारा साझा करने के लिए। वहीं पर मायावती जी ने अपने तीखे अंदाज में और सामाजिक विचारधारा को लेकर के उग्र हुई थी। उस उग्र में मायावती जी को पहचानने का काम किया कुछ लोगों ने, जो वामसेप DS4 के लोग थे। मान्यवर कांशीराम साहब के पास एक खबर पहुंची, फिर मान्यवर कांशीराम साहब उनके घर पहुंचे और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ रहकर काम करने लगी मायावती जी। सोचे जरा, उसके बाद कई है उसमें कई तरह की बातें हैं उसमें, जो मैं पूरी कहूँ तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो चंद्रशेखर रावण का लोग तुलना करें उसे हम बता रहे हैं। 1977 से लेकर के 2001 तक लगभग 18-20 साल का सफर तय करना, और मायावती जी खड़ी थी और मान्यवर कांशीराम साहब बैठे थे। जब वह मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो मायावती जी कितना सम्मान करती थी मान्यवर कांशीराम साहब का, कि एक मुख्यमंत्री खड़ा था और एक उसका पार्टी का देखरेख करने वाला, उसका पार्टी का जो संचालक करने वाला, उसके पार्टी का सर्वस्राधिकार यानी उत्तराधिकारी मान्यवर कांशीराम साहब बैठे थे। लेकिन जो 18 से 20 साल लग गया उन्हें उत्तराधिकारी ढूंढने में, बहुजन समाज पार्टी का किसी सत्ता का जो दिया जाए, बहुजन समाज पार्टी किसके हाथ में दिया जाए, ये ढूंढने में 20 साल लग गया, क्योंकि और सारे नेता उसमें थे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। और शायद यह अच्छा हुआ उस दौर कि कोई और नेता नहीं आया, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी शायद डूब गई होती कब का।
फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी सरकार पर सरकार, सरकार पे सरकार बनाती रही और 2007 से 12 के बीच में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जब माननीय कांशीराम साहब इस दुनिया में नहीं थे। सोचिए जरा, उसके बाद जो मायावती जी ने कार्य किया, उस कार्य को लोग, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, जो भूल जाते हैं, वो सबसे नकम्मे और निकम्मे औलाद ही है। क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के समर्थक कह रहे हैं कि मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी अब उत्तराधिकारी बना दे चंद्रशेखर आजाद रावण को, और आज उनका सत्ता परिवर्तन था, लोग कमेंट कर रहे थे कि देखो सत्ता परिवर्तन इस तरह से होता है, और मायावती जी अपना उत्तराधिकारी नहीं बना रही है, चंद्रशेखर को बना देना चाहिए, शर्म से डूब जाना चाहिए, अब वो घर में बैठी रहती है, घर में रहना चाहिए उन्हें, अब बूढ़ी हो गई है, ऐसे कई प्रकार के लोग कमेंट कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस पर कुछ बात करना चाहिए कि जो व्यक्ति ना तो जब संगठन बनाया था, ना पार्टी बनाया था, उस दौरान भी बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं था। हो सकता है कुछ गुर्गे को हमारे ऊपर बातें से तकलीफ लगे, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी थी, उस दौरान भी चंद्रशेखर आजाद रावण आरएसएस के खेमे में थे और समाजवादी पार्टी के झंडा बैनर ढो रहे थे। सोचिएगा जरा, उस दौरान भी चंद्रशेखर आजाद बसपा का झंडा कभी छत पे नहीं लगाया, लेकिन एक वीडियो में बता रहे थे कि मैं इस छत पे झंडा लगाया था और उतार दिया। कितना झूठा आरोप, सोचिएगा जरा। जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का झंडा बैनर उठाकर घूमता हो, वो अपने घर पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा कैसे लगाएगा? क्योंकि उसको भी तो दिखाना है कि मैं जिस पार्टी में हूं उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूं। फिर भी वो मीडिया में आकर के यह कहता है कि मेरे बहुत दुख हुआ, जब मुझे जेल में था तो कोई पूछने वाला नहीं आया, तो मैं जाके वो झंडा निकाल दिया। सोचिएगा जरा, अब ये समाजवादी पार्टी का झंडा निकाले कि बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया और काम कर रहे थे किसमें? समाजवादी पार्टी में। तस्वीरें है बहुत सारा, आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च मार के। उसके बाद जब संगठन बनाते हैं, संगठन बनाते वक्त भी कहते हैं कि मैं पार्टी कभी नहीं बनाऊंगा। 2020 में पार्टी बना ली, यानी कि 2016 से लेकर के 20 के बीच में संगठन बनती है। 4 साल लगता है संगठन बना के मजबूती से लोगों में प्रचार प्रसार करने में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के ही लोग थे। जितना भी समर्थक थे, वोटर थे, जो भी कुछ थे, सब बहुजन समाज पार्टी के थे। और भीम आर्मी तैयार हो गई। जब भीम आर्मी तैयार हो गई, उस दौरान पूछा गया था चंद्रशेखर आजाद से कि आप कहीं पार्टी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्यों पार्टी बनाऊं, जब बहन जी काम कर रही है तो एक पार्टी है तो। लेकिन फिर उसके बावजूद इन्होंने पार्टी बनाया। आखिर पार्टी क्यों बनाया? अपने बात से क्यों मुकर गए चंद्रशेखर आजाद रावण? और उनके समर्थक कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। कितना साल बहुजन समाज पार्टी के लिए योगदान दिए हैं, कोई तस्वीर आप लोगों के पास है तो आप हमें शेयर कीजिएगा। हमारा स्क्रीन पे चलेगा नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी झंडा लिए तस्वीर या फिर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए कोई भी तस्वीर आप दिखा दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा। आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा कि समाजवादी पार्टी के झंडे कैसे ढो रहे थे। कब? ये 2002 और 2002 से लेकर 2005 के बीच में बता रहा हूं, जब मोहन जी का सरकार पूर्व बहुमत से नहीं था, उस दौरान की तस्वीरें हैं। तो जब जो व्यक्ति सरकार बनने से पहले खिलाफ कर रहा है, दूसरे पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है, फिर वो कहां से झंडा लगा सकता है? सोचिए जरा। और उसे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। 20 साल संघर्ष किया मायावती जी ने माननीय कांशीराम साहब के दिलों में जगह बनाने के लिए।
चंद्रशेखर रावण तो कभी अपने आप को साबित कर ही नहीं पाए, क्योंकि कभी मायावती जी कहते हैं, बुआ कहते हैं, माँ कहते हैं, फिर कभी वो कहते हैं हम तो उन्हें जानते नहीं, फिर हमारे बड़े समान कहते हैं। ऐसे कई तरह की वो बातें करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि हमारा असली है कौन। और इतना जल्दीबाजी क्या पड़ गई चंद्रशेखर रावण को उत्तराधिकारी बनने का? आपके अंदर जज्बा होता तो बहुजन समाज पार्टी के साथ में काम करते। जयप्रकाश सिंह को पुराने नेता निकाल दिया गया था, फिर उन्हें वापस ले लिया गया, ये तो सबको पता है। लेकिन ये भी पता है कि आपने कभी भी बीएसपी का झंडा बैनर नहीं उठा के चले हैं, तो फिर बीएसपी के लिए काम कैसे करेंगे आप? फिर बीएसपी का किस बेस पर बीएसपी का उत्तराधिकारी बनेंगे? ये सोशल मीडिया है, अब सब कुछ निकल रहा है, लोग बताने भी लगे हैं। तो जितने मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज के समर्थक हैं, चाहे भीम आर्मी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। सच्चाई क्या है आप लोग पहले इसको तपास कर लीजिएगा, यानी इसे पहले ढूंढ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सच्चाई के बारे में किसी को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच जानना सबसे ज़रूरी होता है। आधा अधूरी बातें जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है। तो आप लोग कैसे देखते हैं, तमाम प्रतिक्रिया को कमेंट कर जरूर बताइएगा। और बदलते भारत पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।